नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग व्यक्तित्व परिचय माला के अंतर्गत जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में जानेंगे। ग्रियर्सन जिनका ऋणी सिर्फ भारत ही नहीं और ब्रिटेन भी ही नहीं वरन विश्व है। कैसे, ये हम लोग आगे जानेंगे। और यह भी कहते हैं कि परिवार में या खानदान में कोई एक बालक ऐसा निकल जाता है जो 7 पीढ़ियों को अमर कर देता है। हम लोग परीक्षा में वो 8वीं क्लास से लेकर के IAS तक की परीक्षा में सिर्फ हिंदी में ही नहीं, इतिहास में भी, भूगोल और भाषा विज्ञान में भी अनिवार्यतः सर्ज ग्रियर्सन से संबंधित एक प्रश्न रहता ही है कि भारत की भाषाओं का सर्वेक्षण किसने किया, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, बिहारी व्याकरण किसने लिखा, भारत की भाषाओं की वर्गीकृत सारणी किसने दी, बुद्ध के बाद सबसे बड़े लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं किसने कहा, से संबंधित एक प्रश्न रहता ही रहता है। और जिस ग्रियर्सन का हम लोग नाम सुने हैं और पुस्तकों में या प्रश्न पत्रों में देखते हैं, तो सही मायने में जिस जॉर्ज ग्रियर्सन की हम बात कर रहे हैं या करने वाले हैं और जिस ग्रियर्सन का नाम मिलता है, उन दोनों के बीच बाप बेटे का संबंध है। जॉर्ज ग्रियर्सन नाम है बाप का, और जिन्होंने अपने ऋण से विश्व को ऋणग्रस्त रखा है, उनका पूरा नाम है सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो पिता का नाम हो ही गया। और व्यक्तित्व परिचय के दौरान मैं ये बताया था कि किसी के व्यक्तित्व के परिचय के 3 आयाम हैं: नाम, काम और धाम। नाम तो सिर्फ प्रतीक है पहचान का, और उसकी अजर अमर, शाश्वत, सार्वकालिक और सार्वदेशिक पहचान बनती है उसके काम से। तो सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिनके पिता का नाम जॉर्ज ग्रियर्सन है, उन्होंने अनेक काम किए, मगर उनके ये 2 काम ऐसे महत्वपूर्ण हुए जिससे कि वे हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा ही नहीं वरन पूरे विश्व के भाषा विज्ञानियों और इतिहासकारों के लिए एक आदर्श बन गए। और इतिहासकार और भाषा भूगोलवेता इनके ऋणी बने। और वे 2 काम हैं: द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया और दूसरी रचना है इनकी महत्वपूर्ण, 4 दर्जन से अधिक रचनाएं हैं जिनके कारण अमर हुए, उनके बारे में सिर्फ है। तो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इनके प्रकाशन वर्ष DUSTL, इनके प्रकाशन वर्ष हैं, ये 1927 में प्रकाशित होता है और यह 1889 में। तो सिर्फ इन्हीं 2 कामों के लिए भी अगर अन्य को छोड़ दे तो भी ये महान है। और इनकी महानता को भारत सरकार ने भी सहर्ष स्वीकार करते हुए इन द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के प्रकाशन की शताब्दी वर्ष में, यानी कि 1989 में, केंद्रीय हिंदी संस्थान जिसका मुख्यालय आगरा में है,
याद ये भी रखना होगा। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो आगरा में है। तो विदेशों में हिंदी की सेवा करने वाले विदेशियों को जॉर्ज ग्रियर्सन पुरस्कार देना आरंभ किया। 89 में तो स्वीकृति मिली, मगर 1994 से यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। कभी कभार व्यवधान भी आता है। अब तक 15 पुरस्कार विदेशियों को दिए जा चुके हैं। तो इस महान विभूति का जन्म 7 जनवरी 1851 को हुआ। कहाँ? तो इंग्लैंड, ब्रिटिश या ब्रिटेन, जो 3 देशों का समूह रहा है, जिसमें आयरलैंड और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, ये तीनों मिलकर के ब्रिटेन बनते हैं। तो आयरलैंड के डबलिन के नजदीक के गांव में हुआ। पिता का नाम तो जान ही गए, जॉर्ज ग्रियर्सन। माता का नाम इसाबेला, मां का नाम इसाबेला। स्थान डबलिन, नागरिकता इनकी ब्रिटिश। डबलिन के ही कॉलेज में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई और वहाँ पर इन्हें विम्स, जोन्स और मैक्स मुलर की रचनाओं से परिचित होने का सौभाग्य मिला और उनसे प्रेरित होकर के इनमें भी भारतीय साहित्य, संस्कृत भाषा, हिंदी, जिसे उस समय हिंदुस्तानी कहा जाता था, हिंदुस्तानी भाषा और हिंदुस्तानी संस्कृति जानने की तीव्र जिज्ञासा जगी और भारत में आने का एक सम्मानजनक रास्ता उनको दिखाई दिया, आईसीएस। जो आज आईएएस की परीक्षा होती है, उसको उस समय आईसीएस कहा जाता था। तो आईसीएस की परीक्षा इन्होंने दी और 1870 में आईसीएस की परीक्षा पास करते हैं और प्रशिक्षण के बाद 1873 में इनकी नियुक्ति बंगाल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल में होती है और 1873 में आते हैं। 73 से ही ये बांग्ला लोकगीत, बंगाली कविता और बांग्ला से संबंधित बांग्ला बोली के साथ साथ बांग्ला की उपबोलियों के अनुसंधान का, अन्वेषण का कार्य आरंभ करते हैं और 1877 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता में इनके आलेख प्रकाशित होते हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ ये प्रशासनिक दक्षता के लिए भी चिंतित रहते थे। उस समय की स्थिति ये थी कि एक कलेक्टर थे, कलेक्टरों का दायित्व था लगान वसूली। तो केंद्र से यानी कि बंगाल रेसिडेंसी से जो आदेश या विज्ञप्ति या ज्ञापन या निर्देश विभिन्न प्रांतों में, प्रेसिडेंसियों में भेजा जाता था, उसमें भाषा से संबंधित अनेक अड़चनें आती थी, क्योंकि स्थान भेद से
अर्थ का अनर्थ हो जाता था। तो इसके प्रति भी वे चिंतित रहते थे और बिम्स से तो वे प्रभावित थे ही, और बिम्स और कंपनी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कैम्पबेल, जॉर्ज कैम्पबेल के प्रयत्नों को ये आगे बढ़ाने के लिए भी इच्छुक थे। तो जब बिहार में आए 1880 में, तो बांकीपुर कलेक्ट्रेट, पहले जो आज का पटना कलेक्ट्रेट है वह ब्रिटिश भारत में बांकीपुर कलेक्ट्रेट कहलाता था। तो बांकीपुर कलेक्ट्रेट में इनकी नियुक्ति होती है कलेक्टर के पद पर, और उसी के साथ इन्हें बिहार के स्कूल्स, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स का प्रभार भी प्रदान किया जाता है। तो बिहार के इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स का दायित्व मिलने के कारण, चूंकि अधिकार क्षेत्र विस्तृत हुआ, ये इनकी भाषाओं के सर्वेक्षण की इनकी गति और बढ़ जाती है, और बांकीपुर से फिर इनका स्थानांतरण हो जाता है दरभंगा में, और वहाँ पर 1880 में ये मैथिली ग्रामर की रचना करते हैं, और उसके बाद इतने पर ही ये नहीं रुकते हैं, इनका कार्य आगे बढ़ता है। चूंकि इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स हैं, तो स्कूल इंस्पेक्टरों के द्वारा और शिक्षकों के सहयोग से 1887 में 7 ग्रामर्स ऑफ डायलेक्ट्स ऑफ बिहारी, 7 ग्रामर्स ऑफ डायलेक्ट्स ऑफ बिहारी की रचना करते हैं, और यह भी प्रकाशित होता है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में। यहाँ पर एक बात गौर करेंगे कि ये 7 ग्रामर्स ऑफ डायलेक्ट्स ऑफ बिहार, यानी कि बिहार की 7 बोलियों का व्याकरण, मगर आर्य भारतीय भाषाओं के अंतर्गत हिंदी के बिहारी उपवर्ग के अंतर्गत ये 3 बोलियों का ही प्रावधान रखते हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। मैथिली, मगही और भोजपुरी। तो 2 रचनाएं मुख्य, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो भाषा पर भी ये काम कर चुके हैं, और हिंदी साहित्य पर भी एक काम किए, यानी कि भारतीय भाषा और साहित्य के तत्कालीन या तद्युगीन विशेषज्ञों में अग्रिम पंक्ति में शुमार किए गए। इसलिए 1886 में वियना में ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस हुआ प्राच्य विद्या विशारदों की, यानी कि पूर्वी एशिया के विद्वानों का कॉन्फ्रेंस हुआ। उस कॉन्फ्रेंस में इनको जाने का अवसर मिला, और वहाँ पर इनको अपना मध्यकालीन हिंदी साहित्य पर आलेख पढ़ना था। तो इन्होंने जो शोधालेख तैयार किया, उस शोधालेख का नाम रखा गया नोट्स ऑन तुलसी।
यानी कि तुलसीदास पर इन्होंने अपना रिसर्च पेपर प्रोड्यूस किया। और उस रिसर्च पेपर को पढ़ करके उस कॉन्फ्रेंस में पूरे एशिया का अध्ययन करने वाले जो विशेषज्ञ हैं, जिसमें डॉक्टर कास्ट, डॉक्टर वेबर, मैक्स मूलर, मोनियर विलियम्स, सर जॉर्ज विलियम जोन्स जैसे विद्वान बहुत प्रभावित हुए। और वहाँ से इनको दो निर्देश मिला कि एक तो आप इसको विस्तारित कीजिए और इसको प्रकाशित करवाइए, और दूसरा उस कॉन्फ्रेंस में एशिया प्रदेश में शासन, चूंकि एशिया के अधिकांश देशों पर अंग्रेजों का अधिकार था, तो भाषाई व्यवधानों को दूर कर किया जाए, और इसके लिए जरूरी है कि जिस देश पर अंग्रेजों का शासन है उस देश का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए और वहाँ की भाषाओं का सर्वेक्षण किया जाए। तो ग्रियर्सन के भाषा विशेषज्ञता की धमक वहाँ तक पहुँच चुकी थी, इसलिए उस सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि भारत की भाषाओं का सर्वेक्षण भी करवाया जाए। सर जॉर्ज ग्रियर्सन वहाँ से लौटते हैं और नोट्स ऑन तुलसी को विस्तारित करके रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को प्रकाशित करवाते हैं, चूंकि वो विशेषांक के रूप में है, बृहद है। और ये वहीं 1888 में प्रकाशित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक के रूप में प्रकाशित होता है 1889 में द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से। तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लें कि मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक ढर्रे पर लिखा जाने वाला यह प्रथम विधेयवादी इतिहास ग्रंथ है। प्रथम विधेयवादी इतिहास नलिन बिलोचन शर्मा जी मानते हैं, यद्यपि रामचंद्र शुक्ल को प्रथम विधेयवादी इतिहासकार के रूप में सर्वाधिक स्वीकृति मिली है, मगर नलिन बिलोचन शर्मा इसी को प्रथम विधेयवादी इतिहास मानते हैं। और किशोरी लाल गुप्त जो इसके अनुवादक हैं, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से प्रकाशित अनुवाद करते हैं, तो वे इसको प्रथम इतिहास ग्रंथ घोषित करते हैं। और इसी ग्रंथ में पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कालक्रम ढंग से और कालक्रमिक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, जिसमें 852 कवियों और उनकी रचनाओं को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक क्रम दिया गया। उस पर थोड़ा हम लोग विचार कर लें। और इसको उन्होंने, इसमें कुल मिलाकर के 13 अध्याय हैं। पहला तो जो है भूमिका या प्रीफेस, प्राकथन, और अंतिम जो 12वां अध्याय है वह जिसमें उन्होंने कवियों की सूची
और हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के आधारों का वर्णन किया है। तो 13 अध्याय भूमिका सहित यह इतिहास है, जिसमें उन्होंने पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 कालखंडों में वर्गीकृत करके अध्ययन किया है। और पहले काल का नाम वे रखते हैं चारण काल, जिसका समय वे देते हैं 700 से 1400, यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास का आरंभ ये 700 से मानते हैं। और एक भी जान लेना चाहिए कि चारण शब्द सर जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन की ही देन है हिंदी साहित्य के इतिहास में। और उसके बाद दूसरे काल का नाम रखते हैं ये 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, सती का धार्मिक पुनर्जागरण। क्यों नाम ये रखते हैं कि चूंकि उस समय हिंदू या सनातन या वैष्णव संप्रदाय जो अनेक पंथों में अनेक संप्रदायों में बटा हुआ था, इस्लाम भी सूफियों में बटा हुआ था, और सर्वत्र अंधविश्वास ढकोसला के कारण जनजीवन त्रस्त था। उससे मुक्ति दिलाने का प्रयास इस काल के संतों महात्माओं धर्माचार्यों ने किया, इसलिए इस काल का नाम वे रखते हैं धार्मिक पुनर्जागरण का काल। और उसके बाद तीसरे काल का नाम रखते हैं ये जायसी का प्रेम काव्य, जायसी का प्रेम काव्य। चौथे काल का नाम ये रखते हैं जायसी का प्रेम काव्य, जिसको भक्ति काल में रामचंद्र शुक्ल प्रेमाश्रयी शाखा में रखते हैं। और इसी के अंतर्गत जो है कबीर रामानंद आ जाते हैं, यानी जिसको शुक्ल जी पूर्व मध्यकाल या प्रवृत्ति के अनुसार भक्ति काल कहते हैं। तो ये जो भक्ति काल के अंतर्गत आता है। तो और इस प्रेम काव्य, और चौथे काल का नाम रखते हैं ब्रज का कृष्ण काव्य, ब्रज भूमि का कृष्ण काव्य, कृष्ण काव्य। और पांचवें काल का नाम रखते हैं मुगल दरबार, मुगल दरबार। छठे काल का नाम रखते हैं तुलसीदास। और अभी तो हम लोग तुलसीदास देखें कि ये तुलसीदास के कारण ही गिरियर्सन बन गए। और इस तुलसीदास को सर जॉर्ज गिरियर्सन ने ही कहा है कि महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़े लोकनायक कौन है? तो तुलसीदास। या किसका कथन? प्रश्न आता है कि बुद्ध के बाद सबसे बड़े लोकनायक कौन है? तो तुलसीदास। फिर एक और उनका महत्वपूर्ण कथन है कि करोड़ों लोगों के ये शेक्सपियर हैं, करोड़ों भारतीयों के शेक्सपियर हैं। तो इन्हीं तुलसीदास के बारे में। उसके बाद ये नाम रखते हैं अगला, और हाँ, और तुलसी तीसरा इनका कमेंट्स है तुलसीदास को लेकर के, उनके रामचरितमानस पर करोड़ों हिंदुओं का बाइबिल। 3 स्टेटमेंट्स आ गया। बुद्ध के बाद सबसे बड़े लोकनायक तुलसी, बुद्ध के बाद सबसे बड़े लोकनायक तुलसी, सबसे बड़े समन्वयवादी हैं इसीलिए। और दूसरा करोड़ों के शेक्सपियर, करोड़ों भारतीयों के लिए शेक्सपियर, शेक्सपियर। तीसरा करोड़ों हिंदुओं का बाइबिल, हिंदुओं का बाइबिल। तो और इसी तुलसीदास के ऊपर लिखे गए नोट्स ऑन तुलसीदास के कारण ये वियना में गए थे कि इतना बड़ा अवसर इनको मिला। और 7वें काल का नाम रखते हैं ये रीति काव्य या रीति संप्रदाय।
और 8वें का नाम रखते हैं ये तुलसी, 8वें काल का नाम तुलसी दास के परवर्ती, 9वें काल का नाम रखते हैं ये 18वीं सदी में हिंदुस्तान। ये भारत का नाम नहीं लेते हैं, ये हिंदुस्तान कहते हैं। और भाषा के संदर्भ में भी ये जो हिंदी शब्द इनकी रचनाओं में आता है उसमें वे देश भाषा कहते हैं। और हिंदुस्तानी कहने का मतलब उनका होता है उर्दू मिश्रित हिंदी, जिसको रेख्ता नाम भी दिया गया, वह हिंदुस्तान है या हिंदुस्तानी है। उसके बाद 10वें काल का नाम ये रखते हैं कंपनी शासन में हिंदुस्तान। कंपनी शासन में हिंदुस्तान, कंपनी शासन यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और 11वें काल का नाम ये रखते हैं महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, सन में हिंदुस्तान। तो मुख्य रूप से पहली रचना के बारे में तो हम लोग जान गए संक्षेप में। इसमें 952 कवियों की रचनाएं हैं। पहली बार काल विभाजन का सफल प्रयास है। काल विभाजन का आधार काल, प्रवृत्ति, व्यक्ति और सत्ता, चारों को इन्होंने आधार बनाया, जिस पर टीका टिप्पणियाँ भी होती है। उससे हम लोग को अभी खास मतलब नहीं है और हमारे खास कार्य का काम का वो नहीं है। तो मुख्य रूप से ये हो गया और यह अंग्रेजी में लिखा गया है। अब हम लोग आज अगर कहीं परेशानी हो, कहीं समझ में नहीं आ रहा हो या जो लगे कि कुछ छूटा हुआ रह गया है, तो उसके लिए फ़ोन कीजिएगा और इसको लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद और शेयर तो ज़रूर करना है। धन्यवाद।